हेलो माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। नाउअडेज वी आर स्टडीइंग हिस्ट्री चैप्टर सेकंड। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हाउ व्हेन एंड वेयर। इतिहास की घटनाएं कब, कैसे और कहाँ घटित हुई इसके बारे में। ठीक है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कैसे जो कंपनी थी उसने अपना यहाँ शासन स्थापित किया, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल एम्परर। जो शक्तिशाली मुगल शासक हुए हैं उसमें औरंगजेब अंतिम मुगल शासक था, अंतिम पावरफुल मुगल शासक था। ही एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। उसने एक बहुत बड़े क्षेत्र पे अपना नियंत्रण कर लिया। दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया, जिसको हम वर्तमान समय में भारत के नाम से जानते हैं। ओके, आफ्टर हिज डेथ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन 1707, औरंगजेब कब मरा? 1707 में। मैनी मुगल गवर्नर एंड बिग जमींदार बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी। जल्दी ही बहुत सारे मुगल गवर्नर जो सूबेदार कहलाते थे और बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने अपना अपना अधिकार, अपना अपना अथॉरिटी जमाना शुरू किया। एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम, और अपने क्षेत्रीय जो राज्य थे उनको स्थापित कर लिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। तो छोटे छोटे शक्तिशाली राज्य कई सारे बन गए भारत में, कई सारे छोटे छोटे टुकड़े जो शक्तिशाली राज्यों के थे वो बन गए। दिल्ली कुड नॉट नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली अब और अधिक जो ताकत वाला, शक्ति वाला केंद्र था वो अब और अधिक नहीं था। मीन्स पहले जो था दिल्ली सेंटर हुआ करता था पावर का, लेकिन अब बहुत सारे छोटे छोटे शक्तिशाली राज्य हो गए तो दिल्ली का उतना अस्तित्व नहीं रहा। बाई द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, सेकेंड हाफ तक, हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होरिजन। राजनीतिक क्षितिज पे एक नई ताकत, एक नई पावर उभर रही थी। कौन सी? द ब्रिटिश, अंग्रेजों की। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश है वो एक छोटी व्यापारिक कंपनी के तौर पे यहाँ व्यापार करने आए थे। एंड वर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। तो वे जो टेरिटरी है इसको एक्वायर करने में इच्छुक थे। हाउ देन डिड दे बिकम द मास्टर्स ऑफ अ वास्ट कंट्री। फिर वो कैसे इतने बड़े विशाल साम्राज्य के मालिक बन गए। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश हैं वो यहाँ एक छोटी सी और व्यापारिक कंपनी लेके आए थे और वो यहाँ बहुत ज़्यादा साम्राज्य करने के इच्छुक नहीं थे कि हम इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेंगे। फिर ऐसी क्या कंडीशन हुई कि धीरे धीरे उन्होंने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और यहाँ के सम्राट बने, राजा बने। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में आप यही सब देखेंगे, कैसे कंपनी आती है और अपनी यहाँ फैक्ट्रीज लगाती है, इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिश करती है और धीरे 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 पूरे इंटायर इंडिया को अपने आधिपत्य में कर लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में आती है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक इजाज़त मिल जाती है, एक चार्टर मिल जाता है। किसका? ईस्ट से व्यापार करने का। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। उसको अधिकार मिल जाता है पूर्व से व्यापार करने का। दिस मीन्ट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये, इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी जो ईस्ट का व्यापार है उसमें कम्पीट नहीं कर सकती है, उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। ओके, विद दिस चार्टर, इस इजाज़तनामा से, द कंपनी कुड एवेंचर अक्रॉस द ओशियन। जो कंपनी थी वो समुद्र के उस पार जाकर नए इलाकों में व्यापार कर सकती थी।
फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाई गुड्स एट अ चीप प्राइस, जहाँ से वो सस्ते दर पे सामान खरीद सकती थी, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल द हायर प्राइस, और उनको यूरोप में लाके अधिक दामों में बेच सकती थी। ये चार्टर उनको दिया महारानी ने, इसमें ये सारी बातें इससे सिद्ध होता है। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। अब कंपनी को दूसरी इंग्लैंड की कंपनियों से होड़ का या प्रतिस्पर्धा का कोई डर नहीं था। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। उस समय जो मर्केंटाइल वाणिज्यिक व्यापार हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय की जो कंपनियां थीं दोज डेज मेड प्रॉफिट, लाभ कमा रही थी, बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, ठीक है, अगर प्रतिस्पर्धा ना हो तो बिना प्रतिस्पर्धा के, बिना कंपटीशन के वो लाभ कमा सकती हैं अगर वहाँ से सस्ते दाम पे सामान खरीदती हैं और महंगे दाम पे बेचती हैं। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। चूँकि जो इनका दस्तावेज था तो इंग्लैंड से तो दूसरी कंपनी कोई नहीं आ सकती थी, लेकिन जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थे वहाँ से दूसरी कंपनियों को आने से नहीं रोक सकते थे। पूर्वी बाजार में दूसरी जो यूरोप की कंपनियां थीं उनको आने से नहीं रोक सकते थे। बाय द टाइम द फर्स्ट शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन, जब तक इनका जो जहाज है सेल डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होके केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के एंड भारतीय जो हिंद महासागर है उसको क्रॉस करके जब तक ये पहुँचते तब तक द पुर्तगाइज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट, तब तक पश्चिमी तट पे पहले ही जो पुर्तगाइज थे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और इन्होंने गोवा को अपना हब बनाया था, ठीक है। इन फैक्ट इट वॉज वास्को डिगामा, वास्तव में ये वास्को डिगामा था, पुर्तगाइज एक्सप्लोरर, ठीक है, एक पुर्तगाइज एक्सप्लोरर हुआ करता था, पुर्तगाली खोज यात्री, जिसने हैड डिस्कवर्ड द सी रूट, जिसने सी रूट की खोज की टू इंडिया इन 1498। वास्तव में भारत की जो समुद्री रास्ते की खोज है वो वास्को डिगामा ने 1498 में की थी। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन, और अर्ली 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ही जो डच थे वो भी मौका तलाश रहे थे, संभावनाएं तलाश रहे थे व्यापार करने के लिए इंडियन ओशियन में। सून द फ्रेंच ट्रेडर अराइव्ड ऑन द सीन, और जल्दी ही फ्रांसीसी व्यापारी भी आ गए, तो फ्रांसीसी आ गए, डच आ गए, पुर्तगाइज भी आ गए। द प्रॉब्लम वॉज दैट, समस्या ये थी दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। प्रॉब्लम ये थी जितनी भी कंपनी व्यापार करने आई थी वो एक ही प्रकार की चीज़ों को लेना चाहती थी, खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। भारत में जो उच्च क्वालिटी का सुंदर सूती और रेशमी कपड़ा बनता था उसकी यूरोपियन देशों में बहुत अधिक मांग थी, यूरोपीय मार्केट में बहुत अधिक मांग थी। पेपर, क्लॉव्स, कार्डेमम एंड सिनामन टू वर इन ग्रेट डिमांड्स। ये कुछ स्पाइसेस हुआ करते थे भारत के, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी भी बहुत अधिक मांग थी। कंपटीशन अमॉन्ग द यूरोपियन कंपनीज इनवाइटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड। तो जो ये प्रतिस्पर्धा थी यूरोपियन कंपनीज के बीच, जो होड़ बढ़ रही थी, इससे भारतीय बाजार में इनकी जो कीमतें थीं, गुड्स कुड बी पुश्ड, ठीक है, प्राइसेस बहुत अधिक बढ़ गए। एंड दिस रेड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड,
इससे कंपनियों को जो फ़ायदा होता, मुनाफा होता, उसमें कमी आ गई। यहाँ से वो सस्ते दाम में खरीद के ले जाते और अपने यहाँ महंगे दाम में बेचते। अब जो उनको मुनाफा मिलने वाला था, क्योंकि यहाँ भी चीज़ें महंगी हो गई थी, तो उस मुनाफे में कमी आ गई। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाई एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। अब एक ही तरीका बचा था कि ये जो व्यापारिक कंपनियां हैं एक ही तरीके से फल फूल सकती हैं कि जो दूसरी होड़ कर रही कंपनियां उनको ख़त्म कर दें। जो प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियां हैं, कंपटीशन करने वाली कंपनीज हैं, उनको ख़त्म करें। द अर्ग टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फीस बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। इसलिए तो जो व्यापारिक कंपनीज थीं, इनके मार्केट में कौन अपना पकड़ बनाए, इसलिए इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में, दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप। वो नियमित रूप से एक दूसरे के जहाज डुबाती रहीं। ब्लॉकेडेड रूट्स, उनके रास्तों को बंद करती रहीं। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप, और जहाज़ों को आने से रोकती रहीं। फ्रॉम मूविंग विद द सप्लाईज ऑफ गुड्स, और जो सामान जहाज़ ले के जा रहे थे उनको रास्ते में ही रोक दिया जाता था, उनको आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो ये कंपनियां आपस में लड़ाई करने लगीं, एक दूसरे को जहाज़ों को डुबाना, उनके सामान को रोक लेना, आगे नहीं जाने देना। तो ये इसका झगड़ा शुरू हो चुका था। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग। जो व्यापार था वो हथियारों के दम पे हो रहा था। ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, और जो व्यापारिक पोस्ट हुआ करते थे उनको अब किलेबंदी से मजबूत किया जा रहा था, किलेबंदी करवाई जा रही थी। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड द इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर। तो जो उनकी बस्तियां थीं, जो ट्रेडिंग पोस्ट थी, उनकी किलेबंदी करना और व्यापार में मुनाफा कमाना, इन कोशिशों के कारण जो लोकल रूलर्स थे उनमें झगड़े उत्पन्न हो गए। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसलिए जो कंपनी थी उसको मुश्किल होने लगी थी कि कैसे जो व्यापार है उसको पॉलिटिक्स से सेपरेट रखा जाए, अलग रखा जाए। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। आइए देखते हैं ये कैसे घटित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कहाँ से शुरू करती है? बंगाल से। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगती है वो लगती है 1651 में हुगली नदी के किनारे। दिस वॉज अ बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। और उस समय जो व्यापारी थे यहीं से अपना काम चलाते थे, और इन व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस। यहाँ एक वेयर हाउस था, वेयर गुड्स वर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। जिस सामान को भेजना था उस सामान को यहाँ स्टोर किया जाता था। ठीक है, जिस सामान को निर्यात होना था उस सामान को यहाँ स्टोर किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिसियर सेट। और यहाँ ऑफिस बनाए गए थे जहाँ कंपनी के अफसर बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। तो कंपनी ने जो स्थानीय व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, उनको मनाया, फुसलाया, टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, कि आओ और हमारी फैक्ट्री के आसपास ही सेटल हो जाओ, यहीं रहने लग जाओ। बाई 1969 तक
इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। तो कंपनी के आसपास जहाँ ये रहने लग गए थे उसके आसपास से एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल। 2 सालों बाद कुछ मुगल अधिकारी हुआ करते थे, इनको इन्होंने घूस दे दी। एंड इन टू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस, और उन्होंने घूस देके 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। वन ऑफ दीज वॉज कलिकता, उनमें से एक था कलिकता, विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता, जो बाद में कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ, और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे, और कोलकाता जिसको वर्तमान समय में जाना जाता है कोलकाता के नाम से। इट आल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान, इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को मना लिया, परसुएड कर लिया कि वो एक फरमान जारी करे, और उस फरमान में क्या हो, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कंपनी को ऐसी सुविधा दे कि वो कोई भी शुल्क न चुकाए। ठीक है, व्यापार करने का कोई भी शुल्क कंपनी को न देना पड़े, ऐसा फरमान जारी कर दे। द कंपनी ट्राइड टू कॉन्टिन्यूअसली प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एक्सिस्टिंग प्रिविलेजेस, कंपनी लगातार दबाव डाल रही थी ज़्यादा से ज़्यादा रियायत हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी, औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था कि ये कंपनी है बिना शुल्क के व्यापार कर सकती है, द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था सिर्फ कंपनी के लिए था, बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो अपना व्यक्तिगत व्यापार चला रहे थे, ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, उनको ड्यूटी फ्री नहीं किया गया था। जो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था उसमें जो व्यक्तिगत तौर पे अपना बिजनेस चला रहे थे उनको ड्यूटी, जो टैक्स था, उसको फ्री नहीं किया गया था। फिर भी दिस दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, लेकिन जो अधिकारी थे, व्यापारी थे, उन्होंने कर देने से मना कर दिया, जिससे जो बंगाल का राजस्व था उसमें बहुत बड़ा घाटा हो गया। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, तो कैसे ऐसे में भला बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खान कैसे इसका विरोध न करता। अंततः उसने विरोध किया, और क्या घटनाएं घटित हुई इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।